नमस्कार। प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा उपन्यास का 26वां भाग। कहानी सुनने के पहले आइए जानते हैं पीछे की कहानी संक्षिप्त में। आनंदमयी विनय के मन की हालत को अच्छी तरह समझती है। विनय परेशान होकर आनंदमयी से कहता है कि वो शशिमुखी से विवाह करके इस समस्या का अंत कर देगा। आनंदमयी कहती है कि इससे किसी का भला नहीं होगा। तभी बैरा आकर कहता है कि नीचे परेश बाबू की लड़कियां आई हुई हैं। आनंदमयी विनय को नीचे आने को कहते हुए खुद पहले नीचे चली जाती है। विनय को सीढ़ी पर ही महिम पकड़ लेता है और शशिमुखी से शादी की बात छेड़ देता है। विनय पहले से ही बहुत परेशान है। कह बैठता है कि गोरा लौट आए तब मुहूर्त देख लिया जाए। आनंदमयी विनय को नीचे बुलाती है। ललिता सहज ही विनय से बातचीत शुरू नहीं करती, परंतु आज जैसे ही विनय ने कमरे में कदम रखा, ललिता ने बातचीत छेड़ दी कि लड़कियों के स्कूल चलाने में उन्हें विनय की मदद की ज़रूरत है। सुचरिता समझ जाती है कि ललिता जानबूझकर ऐसा कर रही है। किसी को मजा चखाने के लिए वो ऐसा कर रही है। किसी तरह आनंदमयी के कहने पर विनय भी राजी हो जाता है। इधर महिम आनंदमयी से कहता है कि विनय ने गोरा के वापस आने पर मुहूर्त देखने की बात कह दी है। आनंदमयी कहती है कि यह नहीं हो सकेगा। विनय का मन अभी स्थिर नहीं है। महिम गुस्सा हो जाता है कि कहीं न कहीं आनंदमयी ही बीच में रोड़े का काम कर रही है। ललिता परेश बाबू के पास जाकर कहती है कि विनय को वो स्कूल में शामिल कर रही है और इसके लिए विनय मान भी गया है। परेश बाबू को लगता है कि बात पहले ही बहुत बिगड़ चुकी है, इसलिए अभी कुछ दिनों के लिए उसे यह विचार त्याग देना होगा। ललिता जानती है कि परेश बाबू बिना वजह कोई बात नहीं करते, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। वहाँ उसे एक उसकी पुरानी सहेली की चिट्ठी मिलती है, जिसमें उसने ललिता और विनय की स्टीमर वाली यात्रा से हो रही बदनामी की बात छेड़ी थी। ललिता चिट्ठी के पीछे का रहस्य समझ जाती है। वह तुरंत उसे जवाब लिखती है कि ब्रह्म समाज के जिस आदमी ने उसे यह जानकारी दी है, उसी से पहले वह खबर की पड़ताल कराए, और उसे यह भी लिखती है कि हिंदू समाज के 2 युवकों को वह जानती है, जिनसे शादी करके किसी भी ब्रह्म कन्या को गर्व होगा। इधर परेश बाबू अपने मन की बात सुचरिता से साझा करते हैं। वो कहते हैं कि ललिता के विषय में सोचने का अवसर आ गया है। सुचरिता कहती कि विनय बाबू में कोई बुराई नहीं है, ऐसे निर्मल चरित्र के भद्र पुरुष कम ही मिलते हैं। परेश बाबू को तसल्ली हो जाती है। इधर हरान बाबू ललिता की लिखी हुई चिट्ठी जो उसने अपनी सहेली को लिखी थी, उसे लेकर वरदा सुंदरी के पास आते हैं और बोलते हैं कि देखिए बात कहाँ तक बढ़ गई है। वरदा सुंदरी सारा दोष परेश बाबू के ऊपर मढ़ती है कि वो ही गोरा और विनय को इस घर में लेकर आए। वो परेश बाबू को बुलाकर पत्र दिखाती है। परेश बाबू कहते हैं कि इस पत्र में यह तो कहीं नहीं लिखा कि ललिता हिंदू घर में विवाह करने जा रही है। हरान बाबू कहते हैं कि क्यों न इस चिट्ठी को दिखाकर ललिता से ही यह बात पूछ ली जाए। ललिता को बुलाया जाता है। काफ़ी बहस के बाद ललिता कहती है कि विनय के साथ विवाह को वह जरा भी असंभव और अनुचित नहीं मानती। हरान बाबू कहते हैं कि तो विनय को ब्रह्म धर्म की दीक्षा लेनी होगी, तभी यह संभव है। ललिता ने जो यह परेशानी खड़ी कर दी है, उससे सुचरिता बड़ी परेशान है। वो ललिता को कहती है कि तूने बिना सोचे समझे विनय से विवाह की बात छेड़ दी, अगर विनय न माना तो। ललिता को भी यह पता था कि उसने हरान बाबू का मुंह बंद कराने के लिए, उन्हें परास्त करने के लिए यह सब झोंके से कह दिया है, बिना इसके परिणाम की परवाह किए हुए। इधर विनय को भी तरह तरह की चिट्ठियां मिल रही थी, जिसके माध्यम से उसके मस्तिष्क के परिवर्तन की पूरी कोशिश हो रही थी। चिट्ठियों के बाद हरान बाबू विनय से आकर मिलते हैं और उन्हें तरह तरह से बहकाने की कोशिश करते हैं। धर्म परिवर्तन और किस तरह से उसने परेश बाबू के घर की शांति नष्ट की है, उसकी वजह से जो समाज में वो लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, वगैरह वगैरह। विनय के मन में ये सब बातें कांटे की तरह चुभने लगती है। विनय अपने मन की व्यथा आनंदमयी से बताता है। आनंदमयी उसे ललिता के साथ विवाह करने की सलाह देती है। विनय कहता है कि गोरा उसके इस फैसले से नाराज होगा। आनंदमयी कहती है कि वह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, तुम विवाह के लिए तो आगे बढ़ो। आनंदमयी यह प्रस्ताव लेकर सुचरिता के पास जाती है। सुचरिता कहती है कि ललिता को मनाने में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन क्या विनय अपना समाज छोड़ने को राजी हो जाएंगे? आनंदमयी कहती है कि उसे अपना समाज छोड़ने की ज़रूरत ही क्यों है।
सुचरिता कहती है कि हिंदू समाज में रहकर विनय ब्रह्म कन्या से कैसे विवाह कर सकते हैं। आनंदमयी बहुत तरीके से सुचरिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन धर्म के नाम पर सुचरिता अडिग है। आनंदमयी सोच में पड़ जाती है कि सुचरिता यदि इसी तरह संस्कारों से बंधी रही तो आगे कैसे चलेगा। आनंदमयी का मन उदास हो गया। गोरा के जेल से छूटने में 1-2 दिन ही शेष थे। आनंदमयी सुचरिता के साथ गोरा के विवाह के सपने देख रही है, परंतु सुचरिता के धर्म से जुड़े संस्कार बीच में आते थे। गोरा का विवाह हिंदू समाज की किसी लड़की से करना तो अन्याय होगा। वह खुद कई अभिभावकों के दरखास्त को इनकार कर चुकी है। गोरा का सुचरिता के प्रति झुकाव देखकर वह प्रसन्न थी, लेकिन इन बातों ने उनका मन खट्टा कर दिया। अब सुनते हैं आगे की कहानी। परेश बाबू ने कहा, विनय, ललिता को एक मुसीबत से उबारने के लिए तुम कोई दुस्साहसपूर्ण काम कर बैठो, ऐसा मैं नहीं चाहता। समाज की आलोचना का अधिक मूल्य नहीं है, जिसे लेकर आज इतनी हलचल है, 2 दिन बाद वह किसी को याद भी न रहेगा। विनय ललिता के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए कमर कसकर आया था। इस विषय में स्वयं उसे जरा भी संदेह नहीं था। वह जानता था कि ऐसे विवाह से समाज में मुश्किल होगी और इससे भी अधिक गोरा बहुत अधिक नाराज होगा, लेकिन केवल कर्तव्य बुद्धि के सहारे इन सब अप्रिय कल्पनाओं को उसने मन से निकाल दिया था। ऐसे मौके पर परेश बाबू ने जब सहसा उस कर्तव्य बुद्धि को एक बारगी बर्खास्त कर देना चाहा, तब विनय एकाएक उसे छोड़ न सका। वह बोला, आप लोगों का स्नेह ऋण मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। मेरी वजह से आपके परिवार में क्षणिक भी जरा सी अशांति हुई हो, यह मेरे लिए असहाय है। परेश बाबू ने कहा, विनय, मेरी बात तुम ठीक से नहीं समझ पा रहे हो। हम लोगों के प्रति तुम्हारी जो श्रद्धा है वह मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन उस श्रद्धा का कर्तव्य पूरा करने के लिए ही तुम मेरी कन्या से विवाह करने को प्रस्तुत हुए हो। यह मेरी कन्या के लिए श्रद्धा की बात नहीं है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि यह संकट ऐसा बड़ा नहीं है कि इसके लिए तुम्हारा त्याग स्वीकार करने की जरूरत हो। विनय को समझो कर्तव्य के बोझ से तो छुट्टी मिल गई, लेकिन पिंजरे का द्वार खुला पाकर पंछी जैसे फड़फड़ाकर उड़ जाता है, विनय का मन तो छुटकारे के मार्ग पर वैसे नहीं दौड़ा, बल्कि वह तो हिलना ही नहीं चाहता। कर्तव्य बुद्धि का सहारा लेकर बहुत दिनों के संयम के बांध को उसने अनावश्यक कहकर तोड़ दिया था। जहां पहले मन डर डर कर पैर रखता था और अपराधी सा सकुचा कर लौट आता था, वहां अब जड़ जमाकर बैठ गया है और अब उसे लौट जाना कठिन हो गया है। उसे हाथ पकड़कर जो कर्तव्य बुद्धि यहाँ तक लाई थी, वह कहती है, अब और आगे जाने की जरूरत नहीं भाई, चलो लौट चले। पर मन कहता है कि तुम्हें जरूरत न हो तो लौट जाओ, मैं तो यहीं बस जाऊंगा। जब परेश बाबू ने कहीं कोई ओट नहीं छोड़ी, तब विनय ने कहा, आप ऐसा कभी न सोचे कि मैं अपने कर्तव्य के आह्वान पर एक कष्ट स्वीकार करने जा रहा हूँ। आप लोगों की स्वीकृति मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मुझे इतना ही भय है कि कहीं। सत्य प्रेमी परेश बाबू ने बिना संकोच के कह दिया, तुम्हें जो भय है उसका कोई कारण नहीं। सुचरिता से मैंने सुना है, ललिता का मन तुम्हारे प्रति विमुख नहीं है। विनय के मन में आनंद की लहर सी दौड़ गई। ललिता के मन का रहस्य सुचरिता जान गई है। उसने कब जाना, कैसे जाना? 2 सखियों में इशारे और अनुमान से जो बातचीत हुई होगी, उसके गहरे रहस्यमय सुख से विनय बिद्ध हो उठा। विनय ने कहा, यदि आप लोग मुझे इस योग्य समझें तो मेरे लिए इससे बड़ी आनंद की बात और कुछ नहीं हो सकती। परेश बाबू ने कहा, तुम जरा रुको, मैं एक बार ऊपर से हो आऊं। वह वरदा सुंदरी की राय लेने गए तो वरदा सुंदरी ने कहा, विनय को दीक्षा लेनी होगी। परेश बाबू ने कहा, वह तो लेनी ही होगी। वरदा सुंदरी ने कहा, यह पहले तय हो जाए, विनय को यहीं बुलवा लो ना। विनय के ऊपर आने पर वरदा सुंदरी ने कहा, तब दीक्षा का दिन तो ठीक करना ही होगा। विनय ने कहा,
दीक्षा की क्या जरूरत है? वरदा सुंदरी ने कहा। जरूरत नहीं है? तुम क्या कह रहे हो? नहीं तो ब्रह्म समाज में तुम्हारा विवाह कैसे होगा? विनय चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। वह उनके घर में विवाह करने को राजी हुआ है, यह सुनकर परेश बाबू ने मान लिया था कि वह दीक्षा लेकर ब्रह्म समाज में प्रवेश करेगा। विनय ने कहा, ब्रह्म समाज के धर्म मत में तो मेरी श्रद्धा है और अब तक मेरा व्यवहार भी उनके विरुद्ध नहीं रहा है। फिर भी क्या खास तौर से दीक्षा लेने की जरूरत है? वरदा सुंदरी ने कहा, जब मत मिलता ही है तब दीक्षा लेने में क्या हर्ज है? विनय ने कहा, मैं हिंदू समाज का कुछ भी नहीं हूं, यह बात तो मैं कभी नहीं कह सकता। वरदा सुंदरी बोली, तब इस बारे में बात करना ही आपकी ज्यादती है। क्या आप हम लोगों पर उपकार करने के लिए दया करके मेरी लड़की से ब्याह करने को राजी हुए हैं? विनय को गहरी ठेस पहुंची। उसे दिख गया कि उसका प्रस्ताव सचमुच इन लोगों के लिए अपमानजनक हो गया है। कुछ ही समय पहले सिविल मैरिज का कानून पास हुआ था। उस समय गोरा और विनय ने अखबार में इस कानून के विरुद्ध कड़ी आलोचना की थी। आज उसी सिविल मैरिज को स्वीकार करके विनय घोषित करेगा कि मैं हिंदू नहीं हूं। यह तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। विनय हिंदू समाज में रहकर ललिता से विवाह करेगा, यह प्रस्ताव परेश बाबू स्वीकार नहीं कर सके। एक लंबी सांस लेकर विनय उठ खड़ा हुआ और दोनों को नमस्कार करके बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपना अपराध और नहीं बढ़ाऊंगा। इतना कहकर विनय बाहर निकल आया। सीढ़ी के पास आकर उसने देखा कि सामने के बरामदे के एक कोने में ललिता एक छोटा सा डेस्क लिए अकेली बैठकर चिट्ठी लिख रही है। पैरों की आहट पाकर ललिता ने नजर उठाकर विनय के चेहरे की ओर देखा। उसकी वह पल भर की चितवन विनय के मन को व्यथित कर गई। विनय के साथ ललिता का परिचय नया नहीं था। कितनी ही बार वह उसके चेहरे की ओर आंखें उठाकर देख चुकी थी, लेकिन आज उसकी इस चितवन में न जाने कैसा एक रहस्य था। सुचरिता ने ललिता के मन का जो रहस्य जान लिया है, वही रहस्य आज ललिता की काली आंखों की पलकों की छाया में करुणा से पूरित एक सजल स्निग्ध मेघ सा विनय को दिखाई दिया। विनय की भी पल भर की दृष्टि में उसके हृदय की सारी वेदना बिजली सी कौंध गई। वह बिना बातचीत किए ललिता को नमस्कार करके सीढ़ियां उतरकर चला गया। जेल से बाहर आते ही गोरा ने देखा परेश बाबू और विनय फाटक के बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 1 महीना कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है। 1 महीने से भी अधिक समय गोरा बंधु बांधवों से अलग होकर भ्रमण करता रहा है, लेकिन जेल के 1 महीने के विच्छेद के उपरांत बाहर आकर परेश बाबू और विनय को देखकर उसे ऐसा लगा मानो उसने पुराने बांधवों के परिचित संसार में फिर से जन्म लिया हो। उसी राजपथ पर खुले आकाश के नीचे प्रभात के प्रकाश में परेश बाबू के शांत सौम्य स्नेहपूर्ण चेहरे को देखकर उसने जिस भक्ति और आनंद से उनकी चरण धूलि ली, वैसे पहले कभी नहीं ली थी। परेश बाबू ने उसे गले से लगा लिया। विनय का हाथ पकड़कर हंसकर गोरा ने कहा, विनय, स्कूल से लेकर बराबर तुम्हारे साथ शिक्षा पाता आया हूं, लेकिन इस स्कूल में तो चकमा देकर तुमसे आगे निकल गया। विनय हंस नहीं सका, कुछ भी न कह सका। जेल के अपरिचित दुखों के भीतर से होकर उसका बंधु उसके लिए मानो बंधु से कुछ बड़ा होकर बाहर आया है। एक गंभीर मनोभाव में वह चुप ही रह गया। गोरा ने पूछा, माँ कैसी हैं? विनय ने कहा, अच्छी तरह है। परेश बाबू ने कहा, चलो भाई, गाड़ी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। तीनों गाड़ी पर सवार हो गए कि हांफता हुआ अविनाश आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे लड़कों की टोली भी थी। अविनाश को देखते ही गोरा जल्दी से गाड़ी पर सवार होने लगा था, लेकिन उससे पहले ही पहुंचकर अविनाश ने रास्ता रोकते हुए कहा, गौर मोहन बाबू, जरा रुकिए। उनके यह कहते न कहते लड़कों ने चिल्ला चिल्ला कर गाना शुरू कर दिया। दुख निशिथीनी हल अजिभोर, काटिल काटिल अधीनता डोर। गोरा का चेहरा सुर्ख हो उठा। उसने अपने वज्र स्वर में गरज कर कहा, चुप रहो।
लड़के अचानक चुप हो गए। गोरा ने पूछा, अविनाश, यह सब क्या मामला है? अपनी शॉल के भीतर से अविनाश ने केले के पत्ते में लिपटा हुआ कुंद के फूलों का मोटा हार निकाला और उसके अनुवर्ती एक किशोर लड़के ने सुनहली छपाई के एक कागज से चाबी से चलने वाले ऑर्गन बाजे की तरह महीन आवाज में तेजी से कारामुक्ति का अभिनंदन पढ़ना शुरू किया। अविनाश की माला को खींच से एक ओर हटाते हुए गोरा ने दबे हुए गुस्से से कहा, जान पड़ता है अब तुम्हारा नाटक शुरू हुआ। आज सड़क पर अपनी पाई के साथ मेरा स्वांग सजाने के लिए क्या तुम 1 महीने से राह देख रहे थे? कई दिन पहले से अविनाश ने यह योजना बना रखी थी। उसने सोचा था कि सबको अचंभे में डाल देगा। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय ऐसे आयोजनों का चलन नहीं था। अविनाश ने अपनी मंत्रणा में विनय को कभी शामिल नहीं किया था। इस अपूर्व कार्य की सारी वाहवाही वही लोग लेंगे, यही उनका विचार था। यहाँ तक कि अखबारों के लिए उसका विवरण भी उन्होंने स्वयं लिखकर तैयार किया हुआ था। लौटते ही बाकी खाना पूरी करके छापने भेज देंगे। गोरा के तिरस्कार से क्षुब्ध होकर अविनाश बोला, आप गलत कर रहे हैं। आपने कारावास में जो दुख भोगा है हम लोगों ने उससे जरा भी कम नहीं सहा। इस 1 महीने में बराबर हम लोगों का हृदय भी तृष्णाग्नि में जलता रहा है। गोरा ने कहा, यह तुम्हारी भूल है अविनाश। जरा झांक कर देखने से ही पता चल जाएगा कि तू ज्यों का त्यों पड़ा रहा है और हृदय में कोई खास क्षति नहीं हुई है। अविनाश झेपा नहीं, बोला, राजपुरुष ने आपका अपमान किया है, लेकिन आज सारी भारत भूमि के प्रतिनिधि होकर हम सब यह सम्मान का हार। गोरा ने कहा, बस अब और नहीं सहा जाता, और अविनाश को तथा उसके गुट को एक तरफ हटाता हुआ बोला, परेश बाबू आइए, गाड़ी पर सवार हो जाइए। गाड़ी पर सवार होकर परेश बाबू की जान में जान आई। गोरा और विनय भी पीछे पीछे सवार हो गए। स्टीमर पर सवार होकर अगले दिन सवेरे गोरा घर पहुंच गया। बाहर ही उसने देखा कि उनके गुट के लोगों ने भीड़ लगा रखी थी। किसी तरह उनसे छुटकारा पाकर वह भीतर आनंदमयी के पास पहुंचा। वह आज सवेरे से ही नहा धोकर तैयार बैठी थी। गोरा के जाकर उनके चरण छूकर प्रणाम करते ही उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जो आंसू इतने दिनों से उन्होंने रोके रखे थे, आज किसी तरह नहीं रुके। गंगा स्नान करके कृष्णदयाल के लौटने पर गोरा उनसे मिलने गया। उसने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया, उनके चरण नहीं छुए। सकुचाकर कृष्णदयाल दूर आसन पर बैठे रहे। गोरा ने कहा, बाबा, मैं एक प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृष्णदयाल ने कहा, उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं दिखती। गोरा ने कहा, मुझे जेल में और तो कोई कष्ट नहीं था, पर यही लगता था कि मैं अपवित्र हो गया हूँ। वह ग्लानि अब भी है, इसीलिए प्रायश्चित करना ही होगा। चिंतित होकर कृष्णदयाल ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इसकी सम्मति नहीं दे सकता। गोरा ने कहा, अच्छा, तो इस बारे में पंडितों की राय ले लूं? कृष्णदयाल बोले, किसी पंडित की राय नहीं लेनी होगी। मैं ही तुम्हें विधान देता हूं। तुम्हें प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। कृष्णदयाल जैसे आचार विचार और छुआछूत मानने वाले व्यक्ति भी गोरा के लिए किसी तरह का नियम संयम स्वीकार नहीं करना चाहते। न केवल स्वीकार नहीं करते, बल्कि एक बारगी तो उसके विरुद्ध अड़कर बैठ जाते हैं। इसका कारण आज गोरा नहीं समझ सका। भोजन के लिए आज आनंदमयी ने गोरा के साथ ही विनय का आसन बिछाया था। गोरा ने कहा, माँ, विनय के आसन को थोड़ा दूर कर दो। अकचकाकर आनंदमयी ने कहा, क्यों? विनय ने क्या अपराध किया है? गोरा ने कहा, विनय ने कुछ नहीं किया, मैंने ही किया है। मैं अपवित्र हूं। आनंदमयी ने कहा, सो हुआ करे, विनय इतना शुद्ध अशुद्ध नहीं मानता। गोरा ने कहा, विनय नहीं मानता, किंतु मैं तो मानता हूं।
भोजन के बाद दोनों बंधु जब ऊपर के सूने कमरे में जाकर बैठ गए, तब उन्हें एक दूसरे को कहने के लिए कोई बात नहीं सूझी। इस 1 महीने में जो एक बात विनय के लिए सबसे ज्यादा महत्व की हो उठी थी, उसे वह कैसे गोरा के सामने छेड़े, यह बात वह सोच नहीं पा रहा था। परेश बाबू के घर के लोगों के बारे में गोरा के मन में भी एक जिज्ञासा थी, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। विनय ही बात छेड़ेगा यह सोचकर प्रतीक्षा करता रहा। हालांकि उसने परेश बाबू से यह बात पूछी थी कि घर के सब लोग कैसे हैं, लेकिन वह तो केवल शिष्टाचार का सवाल था। वे सब अच्छी तरह से हैं, मात्र इतनी खबर से अधिक विस्तृत विवरण जानने के लिए उसका मन आतुर था। इसी समय महिम कमरे में आए। सीढ़ी चढ़ने के परिश्रम से थोड़ी देर हांफते रहकर फिर बोले, विनय, इतने दिन तो गोरा का इंतजार रहा, अब तो और कोई बात नहीं है। अब दिन और मुहूर्त तय कर लिया जाए। तुम सोच रहे होगे कि अभी तक दादा वह बात नहीं भूले, लेकिन कन्या तो स्वप्न नहीं है। मैं स्पष्ट देख सकता हूँ कि वह एक ठोस पदार्थ है, भूलने की तो गुंजाइश ही नहीं। हंसने की भी बात नहीं है गोरा। अब जैसे भी हो यह तय कर देना चाहिए। गोरा ने कहा, तय करना जिनका काम है वह तो स्वयं मौजूद हैं। महिम ने कहा, सत्यानाश, उनका तो अपना ही कुछ ठीक नहीं, वह क्या ठीक करेंगे? तुम आ गए हो, अब सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। विनय आज गंभीर होकर चुप ही रहा। अपने स्वभाव सिद्ध हास्य से बात टालने की उसने जरा भी कोशिश नहीं की। गोरा जान गया कि कहीं कोई अड़चन है। बोला, मैं निमंत्रण पहुंचाने के काम का भार ले सकता हूं, परोसने को भी राजी हूं, लेकिन यह भार नहीं ले सकता कि विनय तुम्हारी कन्या से विवाह करेंगे। जिनके निर्देश से यह सब काम दुनिया में होते हैं, उनसे ही मेरा कोई खास जान पहचान नहीं है। मैं उन्हें दूर से ही नमस्कार करके जी रहा हूं। महिम बोले, तुम्हारे दूर रहने से ही वह भी दूर रह जाएंगे, यह मत सोचो। हठात कब आकर चौंका देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम्हारे बारे में उनका क्या इरादा है यह तो ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनको लेकर एक विकट समस्या उठ खड़ी हुई है। सारी जिम्मेदारी अकेले प्रजापति ठाकुर पर न छोड़कर खुद कुछ भी तो उपाय करोगे, नहीं तो अंत में पछताना भी पड़ सकता है, यह मैं कह देता हूं। गोरा ने कहा, जो भार मेरा नहीं है उसे न लेकर पछताने को मैं तैयार हूं, लेकिन उसे लेकर पछताना तो और भी मुश्किल होगा। मैं उसी से बचना चाहता हूं। महिम ने कहा, ब्राह्मण का लड़का जात कुल मान सब गंवा देगा और तुम बैठे देखते रहोगे। देश भर के लोगों के हिंदुत्व की रक्षा के लिए तो तुम्हें नींद नहीं आती, और इधर तुम्हारा अपना परम बंधु जात को नदी में बहाकर ब्रह्मघर में विवाह कर बैठे, तो लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? विनय, तुम शायद नाराज हो रहे होगे, लेकिन तुम्हारी पीठ के पीछे बहुत से लोग ये सब बातें गोरा से कहते, बल्कि कहने को छटपटा रहे हैं। मैं तो सामने ही कह रहा हूं, यह सभी के लिए उचित ही होगा। अगर अफवाह झूठी हो तो कह देने से ही खत्म हो जाएगी, और अगर सच हो तो सोच समझ लेना होगा। महिम चले गए, तब भी विनय कुछ नहीं बोला। गोरा ने पूछा, क्यों विनय, क्या मामला है? विनय ने कहा, केवल थोड़ी सी खबरें बता देने से सारा कुछ समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए सोचा था कि धीरे धीरे तुम्हें सारा मामला समझाकर कहूँगा। लेकिन दुनिया में कुछ भी हमारी सुविधा के अनुसार सरलता से नहीं होना चाहता। घटनाएं भी पहले शिकारी बाघ की तरह दबे पांव बढ़ती हैं और फिर अचानक एक ही छलांग में गला धर दबाती हैं। फिर उनकी खबर भी आग की तरह पहले दबी दबी सुलगती है, फिर सहसा भड़क कर जल उठती है। तब उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी कभी सोचता हूं कि कर्म मात्र का त्याग करके बिल्कुल जड़ होकर बैठने में ही इंसान की मुक्ति है। हंसकर गोरा ने कहा, तुम्हारे अकेले जड़ होकर बैठने से कहाँ मुक्ति मिलेगी? जब तक सारी दुनिया ही साथ साथ जड़ न हो जाए, तब तक वह तुम्हें स्थिर क्यों होने देगी? उल्टे इससे तो और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए यही देखना होगा कि घटना तुम्हारी असावधानी में ही न हो जाए। ऐसा न हो जाए कि और सब आगे बढ़ जाए और तुम तैयार ही न रहो।
विनय ने कहा, यही बात ठीक है, मैं ही तैयार नहीं रहता। इस बार भी मैं तैयार नहीं था। किस तरफ क्या हो रहा है मैं समझ ही नहीं सका, लेकिन जब हो ही गया तो उसका दायित्व तो लेना ही होगा। जिसका शुरू में न होना ही अच्छा था, उसे आज अप्रिय होने पर भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। गोरा ने कहा, हुआ क्या है यह जाने बिना उसके बारे में कोई सही राय देना मेरे लिए कठिन है। खड़े होकर विनय ने कह ही डाला, अनिवार्य घटनाओं के कारण ललिता के साथ मेरा संबंध ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है कि यदि उससे मैं विवाह न करूं तो उसे समाज में हमेशा के लिए अकारण अपमान और अन्याय सहते रहना पड़ेगा। गोरा ने कहा, कैसा मोड़ है, जरा मैं भी तो समझूं। विनय ने कहा, वह लंबी बात है, धीरे धीरे सब बताऊंगा, लेकिन इतना तो फिलहाल तुम मान ही लो। गोरा ने कहा, अच्छा मान ही लेता हूं। मुझे इस बारे में ही कहना है कि घटना अगर अनिवार्य हो तो उसका दुख भी निश्चित है। समाज में अगर ललिता को अपमान भोगना है तो उसका उपाय नहीं है। विनय ने कहा, किंतु उसका निवारण करना तो मेरे बस की बात है। गोरा ने कहा, है तब तो अच्छा ही है, लेकिन जबरदस्ती ऐसी बात कहने से तो नहीं चलेगा। ज़रूरत होने पर चोरी करना या खून करना भी इंसान के बस की बात होती है, लेकिन क्या सचमुच उसके बस की बात होती है? ललिता से विवाह करके तुम ललिता के प्रति कर्तव्य पूरा करना चाहते हो, लेकिन वही क्या तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है? क्या समाज के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं? समाज के प्रति कर्तव्य का स्मरण करके ही ब्रह्म विवाह के लिए विनय राजी नहीं हुआ। यह बात उसने नहीं कही। वह बहस पर तुल गया, बोला, इस मामले में शायद मेरी राय तुमसे कभी नहीं मिलेगी। मैं व्यक्ति की ओर खींचकर समाज के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि व्यक्ति और समाज दोनों के ऊपर धर्म है, उसी पर दृष्टि रखकर चलना होगा। जैसे व्यक्ति को बचाना मेरा परम कर्तव्य है, वैसे ही समाज को बचाना भी चरम कर्तव्य है। एकमात्र धर्म को बचाना ही मेरा चरम लक्ष्य है। गोरा ने कहा, व्यक्ति भी नहीं है, समाज भी नहीं है, किंतु फिर भी धर्म है, ऐसे धर्म को मैं नहीं मानता। विनय को गुस्सा आ गया, बोला, मैं मानता हूं। व्यक्ति और समाज की भीति पर धर्म नहीं खड़ा है, बल्कि धर्म की भीति पर व्यक्ति और समाज है। जिसे समाज चाहता है धर्म कहकर उसी को मानना पड़े तो समाज की ही मुसीबत हो जाए। अगर समाज मेरी किसी न्याय संगत स्वाधीनता में बाधा डाले तो उस अनुचित बाधा को हटाकर ही समाज के प्रति कर्तव्य पूरा होता है। ललिता से विवाह करना यदि मेरा अन्याय न हो बल्कि उचित हो, तब समाज के विरोध के कारण ही उससे हट जाना मेरे लिए अधर्म होगा। गोरा ने कहा, न्याय और अन्याय क्या अकेले तुम ही से बंधे हैं? इस विवाह से अपनी भावी संतान को तुम किस स्थिति में डाल दोगे, यह क्यों नहीं सोचते? विनय ने कहा, इस तरह सोचते रहकर ही तो मनुष्य सामाजिक अन्याय को चिरस्थायी बना देता है। तब फिर साहबों अफसरों की लातें खाता हुआ जो किरानी बाबू हमेशा अपमान सहता चला जाता है, फिर उसी को क्यों दोष देते हो? वह भी तो संतान की ही बात सोचते हैं। विनय गोरा से बहस में जहां आ पहुंचा था, इससे पहले उसकी वह स्थिति नहीं थी। कुछ पहले ही समाज से विच्छेद की संभावना से उसका मन व्याकुल हो उठा था। इस बारे में उसने अपने साथ किसी प्रकार की बहस नहीं की, और यदि गोरा के साथ बहस न खड़ी हुई होती तो विनय का मन अपने पुराने संस्कारों के अनुसार उसकी वर्तमान प्रवृत्ति से उल्टी दिशा में ही चलता रहता। लेकिन बहस करते करते उसकी प्रवृत्ति कर्तव्य बुद्धि का सहारा लेकर धीरे धीरे चल पड़ने लगी थी। गोरा से जोर की बहस छिड़ गई। गोरा ऐसी बहस में युक्तियां देने की ओर न जाकर बहुत जोर शोर से अपनी बात रखता था। इतने जोर से कम ही लोग अपनी बात कहते होंगे। आज भी उसने इसी जोर से विनय की सारी बातें ठेलकर गिरा देना चाहिए, लेकिन आज उसे बाधा का सामना करना पड़ा। जब तक एक ओर गोरा दूसरी ओर विनय का केवल मत था, तब तक विनय हार मानता आया था, लेकिन आज दोनों ओर वास्तविक मनुष्य थे।
आज गोरा किसी वायव्य अस्त्र से किसी दूसरे वायव्य अस्त्र को नहीं काट रहा था। आज वाण जहां आकर गिरते थे वहां वेदना भरा मनुष्य का हृदय था। अंततः गोरा ने कहा, मैं तुमसे कोई दलीलबाजी नहीं करना चाहता। इसमें तर्क करने लायक खास बात कोई नहीं है। यह तो हृदय से समझने की बात है। ब्रह्म लड़की से विवाह करके तुम देश के साधारण लोगों से अपने आप को अलग कर लेना चाहते हो। यही मेरे लिए बड़े खेद की बात है। ऐसा काम तुम कर सकते हो, मैं किसी तरह नहीं कर सकता। यही मुझ में और तुम में अंतर है, ज्ञान में या बुद्धि में नहीं। जहां मेरा प्रेम है वहां तुम्हारा प्रेम नहीं। तुम जहां छुरी मारकर अपने आप को मुक्त कर लेना चाहते हो वहां तुम्हें कोई दर्द नहीं होता, लेकिन ठीक वहीं पर मेरी धमनी है। मैं अपने भारतवर्ष को चाहता हूं। उसे तुम चाहे कितना भी दोष दो, कितनी भी गालियां दो, मैं उसी को चाहता हूं। उससे ज्यादा मैं अपने को या किसी मनुष्य को नहीं चाहता। मैं ऐसा जरा सा भी कोई काम नहीं करना चाहता जिससे भारतवर्ष से मुझे एक बाल भर भी दूर हटना पड़े। विनय कुछ जवाब देने की कोशिश ही कर रहा था कि गोरा ने कहा, नहीं विनय, तुम बेकार मुझसे तर्क करते हो। सारी दुनिया ने जिस भारतवर्ष को त्याग दिया है, जिसका अपमान किया है, मैं उसी के साथ उसी अपमान के आसन पर बैठ जाना चाहता हूँ। यही मेरा जाति भेद का भारतवर्ष, कुसंस्कारों का भारतवर्ष, मूर्ति पूजक भारतवर्ष। अगर तुम इससे अलग होना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे भी अलग होना होगा। गोरा इतना कहकर उठकर कमरे के बाहर आकर छत पर टहलने लगा। विनय चुपचाप बैठा रहा। शेष कहानी अगले भाग में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला भाग लेकर जल्द उपस्थित होंगे। धन्यवाद।